हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर एजुकेशनल यूट्यूब चैनल स्वप्न साकार एकेडमी। आज का यह वीडियो आने वाले सीटेट 2021 के परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं। जो सीटेट की प्राइमरी लेवल की 2011 में परीक्षा हुई थी, उसमें से सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के जो क्वेश्चंस आए थे, आज हम उनका एनालिसिस करने वाले हैं। और हाँ, इस वीडियो में मैंने जो 2011 में सीटेट की फ़र्स्ट टाइम एग्ज़ाम हुई थी, तो तब हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का अलग से क्वेश्चन पेपर आया था। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को कंबाइन कर लिया, आप एक साथ जोड़ लिया, ताकि आपको अलग अलग से क्वेश्चन पेपर ना देखना पड़े। और जिनको इंग्लिश समझने में थोड़ी फार दिक्कत हो या फिर जिनको हिंदी समझने में दिक्कत हो, तो उन्हें दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चंस यहाँ देखने को मिलेंगे, तो उन्हें यह वीडियो अच्छे से समझ में आए, उन सभी के लिए आसान हो, बस यही एक रीज़न था। ओके, इज़ इट क्लियर? तो देखते हैं क्वेश्चंस क्या थे। पहला क्वेश्चन है, डेवलपमेंट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, दिस आइडिया इज एसोसिएटेड विद। विकास एक कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? ऑप्शंस है, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन एकीकृत का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरएक्शन अंतरक्रिया का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन अंतर संबंधों का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी निरंतरता का सिद्धांत। देखिए, अब ये विकास जो है वो कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है, यह कौन सा सिद्धांत है, ऐसे पूछा गया है क्वेश्चन में। तो देखिए, डेवलपमेंट को जो चेंज है, चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट इन दिस वर्ल्ड, ऐसा माना जाता है। परिवर्तन ही शाश्वत है। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी का मतलब है लगातार चलना, कंटिन्यू। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी का मतलब है लगातार चलना, लगातार चलते रहना। तो ये प्रोसेस क्या है? प्रोसेस फ्रॉम वॉर्म टू ग्रेव, मतलब जो गर्भ से लेकर कब्र तक चलती रहती है प्रोसेस, उसे हम डेवलपमेंट कह सकते हैं। और यह एक जीवन भर चलने वाली प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, तो हम इसे विकास कह सकते हैं, डेवलपमेंट कह सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। इसे हम प्रिंसिपल ऑफ चेंज भी कह सकते हैं, कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ चेंज भी। और ये निरंतरता का सिद्धांत है और इसे परिवर्तन का भी सिद्धांत कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, 4 distinct stages of children's intellectual development are identified by। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 भिन्न भिन्न चरणों की पहचान किसके द्वारा की गई? ऑप्शंस देखो, स्किनर, प्याजे, कोहलबर्ग, एरिक्सन। ये प्याजे पर हमेशा क्वेश्चन आता ही है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। प्याजे ने बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 भिन्न भिन्न अवस्था बताए हैं, 4 स्टेजेस बताए हैं उन्होंने। वो क्या है देखिए, पहले फर्स्ट है सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी पेशीय मोटर अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष के मध्य में रहती है। दूसरी है प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व परिचालन अवस्था, जो 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष के मध्य में रहती है। तीसरी है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो मूर्त परिचालन अवस्था उसे बोलते हैं, और वो 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष के मध्य में रहती है। और फोर्थ है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, मतलब औपचारिक परिचालन अवस्था, जो 11 वर्ष से अधिक साल के बच्चों में रहती है। और प्याजे ने ये भी कहा है कि जो बच्चे हैं वो एक्टिव बिल्डर है, लिटिल साइंटिस्ट है, जो खुद कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर सकते हैं। तो प्याजे बहुत ही
इम्पॉर्टेंट है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन, parents should play a dash role in the learning process of young children। युवा बच्चों में सीखने की प्रक्रिया में अभिभावक एक भूमिका निभाते हैं। 4 ऑप्शंस आर गिवन। फर्स्ट वन इज सिंपैथेटिक, सद्भावनापूर्ण, न्यूट्रल, उदासीन, निगेटिव, ऋणात्मक, एंड लास्ट वन इज प्रोएक्टिव, अग्र सक्रिय। देखिए, पेरेंट्स को किस तरह का रोल प्ले करना चाहिए छोटे बच्चों के अधिगम प्रक्रिया में, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, प्रोएक्टिव, अग्र सक्रिय। प्रोएक्टिव का मतलब जो एक्टिव से भी एक स्टेप आगे की बात है। जो पेरेंट्स है उन्हें क्या करना है कि उन्हें इन्वॉल्व होना पड़ेगा बच्चों को सिखाने में। तो पेरेंट्स का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, प्रोएक्टिव, अग्र सक्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग इज प्रोमोटेड बाय। अधिगम के आंतरिक सिद्धांत को किसके द्वारा बढ़ावा दिया गया है? ऑप्शंस, फर्स्ट वन इज जीन पियाजे, सेकंड वन इज वाइगोत्स्की, थर्ड गेस्टाल्ट थेरीज, गेस्टाल्ट सिद्धांत, लास्ट वन इज पावलोव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, गेस्टाल्ट थेरिस्ट, गेस्टाल्ट सिद्धांत। देखिए, ये इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग ये क्या है? इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग ये जो आंतरिक सिद्धांत है वो गेस्टाल्टवादियों ने दी है। मतलब कि बेसिकली कोहलर ने दिया है उसको। गेस्टाल्टवादियों का एक अपना समुदाय है, एक संप्रदाय है साइकोलॉजी का, मनोविज्ञान का, जिसमें ये बात करते हैं कि इनसाइटफुल लर्निंग में ये है कि जो सडन आइडियाज़ आते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गेस्टाल्ट थेरिस्ट, गेस्टाल्ट सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटिवेशन इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। अधिगम प्रक्रिया में प्रेरणा है। देखिए, मोटिवेशन क्या है? जो अभिप्रेरणा है वो क्या काम करती है आपकी अभिगम प्रक्रिया में? मेक्स लर्नर्स थिंक यूनिडायरेक्शनली, एक दिशा में सोचने के लिए मजबूर करती है आपको। ऑप्शंस देखते हैं। मेक्स लर्नर्स थिंक यूनिडायरेक्शनली, शिक्षार्थियों को कई दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करना। क्रिएट इंटरेस्ट फॉर लर्निंग अमॉन्ग यंग लर्नर्स, शिक्षार्थियों के बीच अधिगम के लिए रुचि पैदा करना। शार्पन्स द मेमोरी ऑफ लर्नर्स, शिक्षार्थियों की याददाश्त को बढ़ाना। डिफ्रेंशिएट न्यू लर्निंग फ्रॉम ओल्ड लर्निंग, पुराना अधिगम एवं नए अधिगम से अलग करना। देखिए, इसमें सीधी सी बात यह है कि आपकी जो मोटिवेशन है वो क्या करती है? इंटरेस्ट क्रिएट करती है। आपके जो बच्चे हैं उनमें सीखने के लिए इंटरेस्ट क्रिएट करती है। एक मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन एक बहुत बड़ा टर्म है, इसमें बहुत से सारे साइकिल्स इन्वॉल्व है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, क्रिएट्स इंटरेस्ट फॉर लर्निंग अमॉन्ग यंग लर्नर्स, शिक्षार्थियों के बीच अधिगम के लिए रुचि पैदा करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ एन इंटेलिजेंट यंग चाइल्ड। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्धिमान युवा बच्चे का लक्षण नहीं है? देखिए, इसमें हमें ये पूछा गया है कि जो इंटेलिजेंट यंग चाइल्ड है, बुद्धिमान युवा बच्चा है, वो उसका बुद्धिमान होने का
एक लक्षण नहीं है, वो क्या नहीं है हमें ये देखना है। ऑप्शंस देखते हैं। वन हु कैरीज ऑन थिंकिंग इन एन अब्स्ट्रैक्ट मैनर, वह जो सोच को एक अमूर्त तरीके से रखता है। देखिए, जो अमूर्त तरीके से सोचे, क्या वो इंटेलिजेंट नहीं होगा? नहीं, ये ऑप्शन बराबर है। आगे का नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। वन हु कैन एडजस्ट वन सेल्फ इन अ न्यू इन्वायरमेंट, वह जो एक नए वातावरण में स्वयं को समायोजित करता हो। एक जो नए इन्वायरमेंट में खुद को एडजस्ट कर पाए, ये भी सही है। वन हु हैज़ द एबिलिटी टू क्रैम लॉन्ग एसेस वेरी क्विकली, वह जो लंबे पाठ को तेजी से लिखने में समर्थ हो। ये तो सही नहीं होगा। जो बड़े बड़े एसेज होंगे वो उसे रट ले और जल्द से जल्द वो लिख ले, ये तो कोई बुद्धिमान बच्चे का साइन नहीं होगा, तो ये गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। वन हु हैज़ द एबिलिटी टू कम्युनिकेट फ्लुएंटली एंड अप्रोप्रिएटली, वह जो संप्रेषण को तेजी से एवं उपयुक्त तरीके से करने की क्षमता रखता हो। ये सही है। तो हमारा ऑप्शन राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, वन हु हैज़ द एबिलिटी टू ग्रैम लॉन्ग एसेस वेरी क्विकली, वह जो लंबे पाठ को तेजी से लिखने में समर्थ हो। यह तो जो इंटेलिजेंट बच्चा है उसका ये साइन नहीं हो सकता, इसलिए राइट आंसर यही है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज़ द प्लेस वेयर द चाइल्ड्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज डिफाइंड इन द बेस्ट वे, वह कौन सा स्थान है जहाँ किसी बच्चे का बोधात्मक विकास को बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शंस। फर्स्ट वन इज ऑडिटोरियम, सभागृह, होम, घर, प्लेग्राउंड, खेल मैदान, स्कूल एंड क्लासरूम इन्वायरमेंट, स्कूल एवं कक्षा। देखिए, सबसे बेहतर तरीके से बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसका जो बौद्धिक विकास है, बोधात्मक विकास है, वो कहाँ हो सकता है? जो बच्चों का बौद्धिक विकास, जो बोधात्मक विकास होता है, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट जिसे हम बोलते हैं, वो सबसे अच्छा स्कूल एंड क्लासरूम इन्वायरमेंट में होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, स्कूल एंड क्लासरूम इन्वायरमेंट, स्कूल व कक्षा। देखिए, अगर यहाँ मोरल वैल्यूज़ की बात करें तो मोरल वैल्यूज़ फैमिली से मिलते हैं, पर हमें यहाँ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में पूछा गया था, तो राइट आंसर आया है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टेज इन विच अ चाइल्ड बिगिन टू थिंक लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स इज नोन एज, वह अवस्था जब बच्चे वस्तुओं व घटनाओं के बारे में तर्कात्मक रूप से सोचने लगते हो। ऑप्शंस। प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व परिचालन अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ठोस परिचालन अवस्था, सेंसोरी मोटर स्टेज, संवेदी पेशी अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक परिचालन अवस्था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ठोस परिचालन अवस्था। देखिए, ये क्वेश्चन प्याजे के ऊपर है। प्याजे एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर हमेशा क्वेश्चन आते ही है एग्ज़ाम में। चाहे घुमा फिरा के आए, कैसे भी आए, लेकिन क्वेश्चन तो आते ज़रूर है। प्याजे ने जो बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 स्टेजेस बताए थे, वो यही है। देखिए, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि वह कौन सी स्टेज है जिसमें बच्चा लॉजिकली, मतलब कि एक लॉजिक तर्क लगाने लगता है ऑब्जेक्ट्स के प्रति। देखिए, लॉजिकली बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में सोच पाता है, जो 7 से लेकर 11 वर्ष के बीच में
होती है जिसे हम लैटर चाइल्डहुड भी बोलते हैं, चाइल्डहुड भी बोलते हैं। कॉन्क्रीट का मतलब होता है कि जो ऑब्जेक्ट्स को लेकर हाथ में देख सकते हो, टच कर सकते हो और उसके प्रति लॉजिक लगा सकते हैं, उसे हम बोलते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ठोस परिचालन अवस्था। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द सोशियो साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ द चाइल्ड। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है? ऑप्शंस देखिए, रेगुलर इलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, शरीर से नियमित अंतराल पर अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन, नीड फॉर कंपनी, संगति की आवश्यकता, नीड फॉर एप्रिसिएशन और सोशल अप्रूवल, सामाजिक अनुमोदन या प्रशंसा की आवश्यकता, नीड फॉर इमोशनल सिक्योरिटी, भावनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रेगुलर इलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी, शरीर से नियमित अंतराल पर अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन। हमें ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सोशियो साइकोलॉजी में नहीं आएगा, मतलब सामाजिक और मनोसामाजिक में। देखिए, ऑप्शन फर्स्ट जो है वो बॉडी में से वेस्ट प्रोडक्ट एलिमिनेट करना, बाहर फेंकना, यह एक फिजिकल नीड है जो समाज से जुड़ी हुई हो या फिर मन से जुड़ी हुई हो, वो बात नहीं है, लेकिन वो हर एक की वो नीड है। तो ये सोशियो साइकोलॉजिकल नीड में नहीं आएगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रेगुलर इलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी एंड शरीर से नियमित अंतराल पर अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग विल फोस्टर क्रिएटिविटी अमंग लर्नर्स। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षार्थियों में रचनात्मकता को पोषित करता है? ऑप्शंस देखो, एम्फसाइजिंग अचीवमेंट गोल्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ स्कूल लाइफ, स्कूली जीवन के प्रारंभ से ही उपलब्धि लक्ष्यों पर बल देना, कोचिंग स्टूडेंट्स फॉर गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन, परीक्षा में अच्छे प्राप्तांकों के लिए छात्रों की कोचिंग करना, टीचिंग द स्टूडेंट्स द प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ गुड एजुकेशन, अच्छी शिक्षा के लिए व्यावहारिक मूल्यों को छात्रों को बतलाना, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू क्वेश्चंस एंड टू नर्चर द इनेट टैलेंट्स ऑफ एवरी लर्नर, प्रत्येक शिक्षार्थी की आंतरिक प्रतिभा को पोषित करना ताकि उनमें प्रश्न पूछने की क्षमता विकसित हो सके। देखिए, हमें क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो सृजनात्मक को फोस्टर करेगा, बढ़ावा देगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू क्वेश्चन एंड टू नर्चर द इनेट टैलेंट ऑफ एवरी लर्नर, मतलब प्रत्येक शिक्षार्थी की आंतरिक प्रतिभा को पोषित करना ताकि उनमें प्रश्न पूछने की क्षमता विकसित हो सके। देखिए, क्रिएटिविटी की एक शर्त है कि डाइवर्जेंट थिंकिंग जरूर होगा। डाइवर्जेंट थिंकिंग नहीं है तो क्रिएटिव तो नहीं हो सकता ना। जरूरी नहीं है कि सारे डाइवर्जेंट थिंकिंग क्रिएटिव ही हो या फिर क्रिएटिविटी की ही तरफ लेके जाए, लेकिन क्रिएटिविटी अगर है तो डाइवर्जेंट थिंकिंग ज़रूर होगी। तो राइट आंसर आया है ऑप्शन नंबर 4। देखिए, बच्चों के अंदर जो छुपा हुआ टैलेंट है उसको आप बेसिकली किस तरह से उभारेंगे? जब आप क्वेश्चंस पूछेंगे बच्चों से या फिर अपॉर्चुनिटी दे सीखने की, ब्रेनस्टॉर्मिंग करवाए, तो ये सब तरीके हैं कि आप क्रिएटिविटी से अपने अंदर की क्षमताओं को बाहर ला पाएंगे। ऐसी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइंड मैपिंग रेफर्स टू, मन चित्रण का अर्थ है ड्राइंग द पिक्चर ऑफ अ माइंड, मन का चित्र बनाना, रिसर्चिंग द फंक्शनिंग ऑफ द माइंड, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान, और टेक्निक टू इन्हांस कॉम्प्रहेंशन,
समझ को बढ़ाने की एक तकनीक, अ प्लान ऑफ एक्शन फॉर एन एडवेंचर, खोजी प्रवृत्ति की कार्य योजना। माइंड मैपिंग क्या है? आपका माइंड किस तरह से काम करता है। हालांकि ये आपको हेल्प करता है चीज़ों को अच्छे से रिटेन करने में, आसानी से आपका कॉम्प्रहेंड कर पाए और उनको दिमाग में रख पाए। जैसे कि आप कंसेप्ट मैप्स बनाते हैं, इसमें माइंड मैप्स का एक पार्ट है। कंसेप्ट मैप क्या है? को माइंड मैप का एक पार्ट है, हम उसे माइंड मैप का पार्ट कह सकते हैं। माइंड मैपिंग में क्या है, आप देखते हैं कि हमारा माइंड किन किन चीज़ों में कैसे ऑर्गेनाइज करता है और फंक्शन करता है, मतलब इन्फॉर्मेशन को रिटेन करने में। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2। रिसर्चिंग द फंक्शनिंग ऑफ द माइंड, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, a young child responds to a new situation on the basis of the response made by him or in a similar situation as in the past. This is related to। एक युवा बच्चा भूतकाल में किसी घटना या स्थिति पर किसी प्रतिक्रिया को पुनः वर्तमान काल में दोहराता है, यह संबंधित होगी। ऑप्शंस, फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ एटीट्यूड ऑफ लर्निंग प्रोसेस, अधिगम प्रक्रिया के दृष्टिकोण के नियम से। लॉ ऑफ रेडीनेस ऑफ लर्निंग, अधिगम को तत्परता से ग्रहण करने के नियम से। लॉ ऑफ एनालॉजी ऑफ लर्निंग, अधिगम की अनुरूपता के नियम से। लॉ ऑफ इफेक्ट ऑफ लर्निंग, अधिगम के प्रभाव के नियम से। देखिए, जो यंग चाइल्ड है, जो छोटा बच्चा है, वो एक नई सिचुएशन देखकर, वो उसके कोई पुरानी सिमिलर सिचुएशन रही होगी वैसे ही सेम, तो वो क्या करेगा, इन दोनों को उसने जोड़ा और फिर रेस्पॉन्स दिया। मतलब सेम सिचुएशन उसने फेस की होगी और नई सिचुएशन में उसको यूज़ किया। तो ये है ऑप्शन नंबर 3, लॉ ऑफ एनालॉजी। समानता है, कहीं ना कहीं सिमिलरिटी है दोनों चीज़ों में। ओके, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, लॉ ऑफ एनालॉजी। अधिगम की अनुरूपता के नियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट वे स्पेशली एट प्राइमरी लेवल टू एड्रेस द लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ स्टूडेंट्स इज टू यूज़। प्राथमिक स्तर पर छात्रों में अधिगम की समस्याओं व कठिनाइयों को दूर करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? देखिए, क्या पूछा गया हमें कि सबसे बेस्ट तरीका क्या है। अगर प्राइमरी या प्राथमिक स्तर पर आप जो बच्चे हैं जिनको अधिगम अक्षमता है, लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ है, जो लर्निंग डिफ़िकल्टीज से, डिसेबिलिटीज से पीड़ित है वो, तो उनके लिए आप कौन सा तरीका इस्तेमाल करेंगे? देखिए, ऑप्शंस देखते हैं। इजी एंड इंटरेस्टिंग टेक्स्ट बुक्स बनाएंगे, आसान व रुचिकर पाठ्य पुस्तकें बनाएंगे, स्टोरी टेलिंग मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे, कहानी सुनाने की विधि, अ वैरायटी ऑफ टीचिंग मेथड्स सूटेड टू द डिसएबिलिटी। मतलब अलग अलग तरह के मेथड्स को इस्तेमाल करेंगे जो डिसएबिलिटी के हिसाब से ठीक हो। अक्षमताओं के लिए उपयुक्त शिक्षण विधियाँ अपनाना, एक्सपेंसिव एंड ग्लॉसी सपोर्ट मटेरियल, विषय से संबंधित रंगीन व महंगे पाठ्य सहायक लेख प्रयोग करना। जो लर्निंग डिसेबिलिटी है, उसका मतलब है कि लर्निंग डिसेबिलिटी का मतलब हो सकता है कि किसी बच्चे को बोलने में दिक्कत हो तो किसी को सुनने में दिक्कत हो। तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है, आप उनके हिसाब से अपने मेथड्स में परिवर्तन लाएंगे। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3,
अ वैरायटी ऑफ टीचिंग मेथड सूटेड टू द डिसएबिलिटी, मतलब अक्षमताओं के लिए उपयुक्त शिक्षण विधियाँ अपनाना, जो जिसकी जैसी डिसएबिलिटीज़ है, डिफ़िकल्टीज़ है, उसके हिसाब से हम मेथड्स में परिवर्तन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स शुड बी प्रोवाइडेड, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऑप्शंस देखते हैं। इन स्पेशल स्कूल्स, विशेष स्कूल में, बाय स्पेशल टीचर्स इन स्पेशल स्कूल्स, विशेष स्कूलों में विशेष शिक्षकों द्वारा, अलॉन्ग विथ अदर नॉर्मल चिल्ड्रन, अन्य सामान्य बच्चों के साथ, बाय मेथड्स डेवलप्ड फॉर स्पेशल चिल्ड्रन इन स्पेशल स्कूल, विशेष स्कूलों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अलॉन्ग विथ अदर नॉर्मल चिल्ड्रन, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। अलॉन्ग विथ नॉर्मल चिल्ड्रन मतलब सामान्य बच्चों के साथ। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है कि सभी को एजुकेशन, सबको पढ़ाना, एजुकेशन फॉर ऑल, इसलिए राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, अलॉन्ग विथ अदर नॉर्मल चिल्ड्रंस, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन। डायलेक्सिया इज एसोसिएटेड विथ, डायलेक्सिया किससे जुड़ा है? रीडिंग डिसऑर्डर, पढ़ने में असमर्थता या विकार, बिहेवियरल डिसऑर्डर, व्यवहार विकार, मेंटल डिसऑर्डर, मानसिक विकार, मैथमेटिकल डिसऑर्डर, गणितीय असमर्थता। देखिए, जो डायलेक्सिया है उस पर हमेशा मोस्टली हर साल क्वेश्चन आता है। डायलेक्सिया क्या है? रीडिंग डिसऑर्डर है, एक रीडिंग डिसऑर्डर है। जब बच्चा सॉ को वॉच पढ़ता है, डॉग को गॉड पढ़ता है, मतलब वो पढ़ने में जो नंबर प्लेसमेंट है उसका वो अलग से उसको समझ में आता है, इसे हम डायलेक्सिया कह सकते हैं, रीडिंग डिसऑर्डर है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, रीडिंग डिसऑर्डर, पढ़ने में असमर्थता या विकार। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल भी है, जो तारे जमी के, वो एक मूवी थी, उसमें जो ईशान नाम का बच्चा था वो इस डिसऑर्डर से जूझ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज नॉट कंसिडर्ड अ साइन ऑफ बीइंग गिफ्टेड, डैश को प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं माना जाता है। नॉवेल्टी इन एक्सप्रेशन, व्यक्त करने में नवीनता, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, क्रिएटिव आइडियाज़, रचनात्मक विचार, फाइटिंग विथ अदर्स, दूसरों के साथ लड़ाई। देखिए, गिफ्टेड कौन होते हैं? जिनका आईक्यू लेवल अच्छा होता है, जो एक्सेप्शनल हो किसी एक फील्ड में, तो ये जो गिफ्टेड है उसका एक साइन नहीं होगा, ये हमें पूछा गया है। ऑप्शन फर्स्ट जो है वो नॉवेल्टी इन एक्सप्रेशन, मतलब एक नयापन हो उनके एक्सप्रेशन में, एक्टिविटीज़ में, ये सही है। क्यूरियोसिटी ज़्यादा होगी, ये भी सही है। क्रिएटिव आइडियाज़ होती है, ये भी सही है। अब लास्ट, सृजनात्मक कल्पना। ऑप्शन है लास्ट, फाइटिंग विथ अदर्स, ये सही नहीं है। मतलब जो दूसरों के साथ लड़ाई करता है, फाइटिंग करता है, वो प्रतिभाशाली कैसे हो सकता है? प्रतिभाशाली होने का संकेत तो नहीं है ना वो। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, फाइटिंग विथ अदर्स, दूसरों के साथ लड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ स्टूडेंट ऑफ 5th grade with visual deficiency should be, दशम
दृश्यमान विकार के साथ एक 5वीं कक्षा के छात्र को, ऑप्शंस देखते हैं, ट्रीटेड नॉर्मली इन द क्लासरूम एंड प्रोवाइडेड सपोर्ट थ्रू ऑडियो सीडीज, कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार करना तथा श्रव्य सीडी के द्वारा सहायता उपलब्ध कराना, गिवन स्पेशल ट्रीटमेंट इन द क्लासरूम, कक्षा में विशेष ध्यान दिया जाना, एक्सक्यूज्ड टू डू अ लोअर लेवल ऑफ वर्क, मानसिक स्तर से नीचे का कार्य करवाना, हेल्प्ड विथ हीज हर रूटीन वर्क बाय पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स, अभिभावकों व मित्रों के द्वारा बच्चों के दैनिक कार्यों में सहायता करना। देखिए, जो 5वीं कक्षा का जो बच्चा है, देखने में उसे दिक्कत होती है, उसे क्या है, विजुअल डिफिशियंसी है, वो बच्चा विजुअल डिफिशियंट है, वह कम देख पाता है। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए, आप नॉर्मली सामान्य रूप से उसे क्लास में, कक्षा में ट्रीट करेंगे, कुछ सपोर्ट उसे प्रोवाइड करेंगे। जो बच्चा है उसे कुछ ऑडियो सीडी जिनको वो सुन सके, देखने में तो दिक्कत है, सुनने में नहीं है ना, इसलिए हम उसे ऐसी चीज़ दे सकते हैं जिसे वो यूज़ कर सकता है। जिस चीज़ में दिक्कत है उस पर तो हम ज़्यादा जोर नहीं डालेंगे, लेकिन बाकी सेंसेस जो काम करेंगे उनके लिए आप कुछ सपोर्ट अवेलेबल करा देंगे। इसका सही आंसर आया फर्स्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट है। Which of the following statements cannot be considered as a feature of the process of learning? अधिगम की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा कथन शामिल नहीं किया जाता है? लर्निंग इज गोल ओरिएंटेड। अधिगम एक लक्ष्य केंद्रित प्रक्रिया है। देखिए, लर्निंग में जो बिहेवियर होता है वो गोल ओरिएंटेड होता है। सेकंड ऑप्शन क्या कहता है कि अनलर्निंग इज ऑल्सो है लर्निंग प्रोसेस, मतलब जो अनलर्निंग है, अनलर्न करना पड़ता है, भूलना पड़ता है, हटाना पड़ता है दिमाग में से किसी चीज़ को, वो भी एक लर्निंग की प्रोसेस है, लर्निंग का पार्ट होता है। मतलब गैर अधिगम भी अधिगम की एक प्रक्रिया है। ऑप्शन थर्ड क्या कहता है? एजुकेशन। ऑप्शन नंबर 3 क्या कहता है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर द ओनली प्लेस वेयर लर्निंग टेक्स प्लेस। शैक्षिक संस्थान ऐसा स्थान है जहाँ अधिगम प्रक्रियाएं घटित होती है। देखिए, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ही एजुकेशन दिया जाता है, यह एक सही नहीं है। हम और भी जगह से लर्न करते हैं, जैसे कि घर में, तो ये सही नहीं होगा। फोर्थ नंबर का जो ऑप्शन है, लर्निंग इज़ अ कॉम्प्रहेंसिव प्रोसेस, मतलब अधिगम व्यापक प्रक्रिया है। लर्निंग अ कॉम्प्रहेंसिव प्रोसेस है, इसके अंदर समग्र रूप से रखती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मतलब ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्निंग कैन बी इनरिच्ड इफ, अधिगम समृद्ध होगा यदि टीचर्स यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेक्चर्स एंड एक्सप्लेनेशन। शिक्षकों द्वारा विविध प्रकार के व्याख्यान व स्पष्टीकरण का प्रयोग शिक्षण में किया जाए। ड्यू अटेंशन इज पेड टू पीरियोडिक टेस्ट इन द क्लास, कक्षा में नियमित अंतराल पर परीक्षण लिया जाए। सिचुएशंस फ्रॉम द रियल वर्ल्ड आर ब्राउट into the class in which students interact with each other and the teacher facilitates। कक्षा में वास्तविक घटनाओं के उदाहरणों के माध्यम से शिक्षण कार्य किया जाए। मोर एंड मोर टीचिंग एड्स आर यूज्ड इन द क्लास, कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। देखिए,
ये सिचुएशन है कि एक रियल वर्ल्ड की, जो एक वास्तविक दुनिया है, वहाँ से जो प्रॉब्लम्स है उसको आप क्लासरूम में लाइए, वहाँ से जो नॉलेज मिलता है उसे जोड़िए, इंटरेक्ट कीजिए स्टूडेंट्स के साथ। तब क्या होगा, नॉलेज यानी ज्ञान का निर्माण होगा। एनसीएफ भी कहता है कि कनेक्टिंग लर्निंग टू द आउटसाइड वर्ल्ड। ठीक है, आप लर्निंग जो है उसे वास्तविक रियल वर्ल्ड से जोड़िए, इसका यही मतलब होता है। तो राइट आंसर आया है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। टू मेक असेसमेंट्स अ यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग प्रोसेस वन शुड बी केयरफुल अबाउट। मूल्यांकन को उपयोगी तथा रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए? ऑप्शंस: using a variety of ways to collect information about the students' learning across the scholastic and co-scholastic boundaries। शैक्षिक तथा सहशैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग करने के प्रति। सेकंड ऑप्शन है यूजिंग टेक्निकल लैंग्वेज टू गिव फीडबैक, प्रतिपुष्टि फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा प्रयोग करने के प्रति। थर्ड ऑप्शन है मेकिंग कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट स्टूडेंट्स, अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करने के प्रति। ऑप्शन नंबर 4 है लेबलिंग स्टूडेंट्स एज इंटेलिजेंट और एवरेज लर्नर्स, विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत विद्यार्थी की उपाधि देने के प्रति। देखिए, अगर आपको आकलन को एक यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग प्रोसेस बनाना है, सिर्फ ये नहीं कि नंबर देने हैं, अगर आपको यूजफुल बनाना है ताकि बच्चा आगे सीख पाए, आप अपने टीचिंग मेथड में कुछ परिवर्तन कर पाए, या आप जान पाए, एक फीडबैक मिल पाए, तो उस चीज़ के प्रति कितना केयरफुल रहेंगे, आप क्या करेंगे, यह पूछा गया है। अगर आप अलग अलग तरीक़ों का इस्तेमाल कर पाएंगे ताकि आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सके बच्चों के बारे में। देखिए, स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक, इनमें से स्कोलास्टिक का मतलब है कि आपकी थिंकिंग स्किल्स का इस्तेमाल होता है, जो पेपर पेंसिल से संबंधित है। ब्लूम का कॉग्निटिव एस्पेक्ट है, उसमें संबंधित है, इसको स्कोलास्टिक बोला जाता है। और जो को स्कोलास्टिक का मतलब है जो को क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़ है, जिनमें आप खेलते हैं, कूदते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, यह सारी चीज़ें इसमें आती है। इसका तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यूजिंग अ वैरायटी ऑफ वेज टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट्स लर्निंग प्रोसेस, द स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक बाउंड्रीज। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A teacher, because of her democratic nature, allows students to sit all over the class. Some sit together and discuss or do group reading. Some sit quietly and read themselves. A parent does not like it. Which of the following may be the best way to handle the situation? एक शिक्षक के प्रजातांत्रिक तरीके के कारण छात्र अपनी सुविधा अनुसार बैठ जाते हैं। कुछ साथ में बैठकर चर्चा करते हैं तो कुछ भांति से एकांत में बैठकर पढ़ाई करते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था को अभिभावकों द्वारा पसंद नहीं किया जाता है। इस स्थिति में निम्नलिखित में कौन सी स्थिति बेहतर होगी? ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज पेरेंट शुड शो ट्रस्ट इन द टीचर एंड डिस्कस द प्रॉब्लम विद द टीचर। अभिभावकों को शिक्षकों पर विश्वास करना चाहिए तथा समस्याओं को संबंध में शिक्षकों से चर्चा कर हल निकालना चाहिए। एकदम सही है। ऑप्शन नंबर 2, पेरेंट शुड टेक अवे द चाइल्ड फ्रॉम दैट स्कूल। अभिभावकों को अपने बच्चों को स्कूल से निकाल लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 क्या कहता है? पेरेंट शुड कंप्लेन अगेंस्ट द टीचर टू द प्रिंसिपल। अभिभावकों द्वारा शिक्षकों के विरुद्ध प्रधानाचार्य से शिकायत करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 क्या कहता है कि पेरेंट्स शुड रिक्वेस्ट द प्रिंसिपल टू चेंज द सेक्शन ऑफ देयर वार्ड। अभिभावकों द्वारा प्रधानाचार्य से अपने बच्चे के अनुभाग को बदलने की प्रार्थना करनी चाहिए।
देखिए ये तीनों तो सही नहीं है उस नज़रिए से। जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो सही लगता है। जो भी प्रॉब्लम्स है वो उसके बारे में हमें जो टीचर्स है उनके साथ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना चाहिए, तभी तो सॉल्यूशन निकलेगा ना। ओके, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी कंसिडर्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ टीचर एट प्राइमरी लेवल। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक की निम्नलिखित में से कौन सी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। ऑप्शंस, कॉम्पिटेंस इन मेथड ऑफ टीचिंग एंड नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट्स, विषय का ज्ञान व शिक्षण की विधि में दक्षता, कॉम्पिटेंस टू टीच इन हाईली स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज, एक उच्च मानक भाषा में शिक्षण की दक्षता, ईगरनेस टू ईच, शिक्षण के प्रति उत्सुकता, पेशेंस एंड प्रिजर्वेशन, धैर्य व दृढ़ता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। पेशेंस एंड प्रिजर्वेशंस, मतलब ये एक सही बात है। जो टीचर है उनको धैर्य और दृढ़ता रखनी होगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज कंसिडर्ड अ साइन ऑफ मोटिवेटेड टीचिंग, प्रेरण शिक्षण के किस संकेत को कहा जाएगा। ऑप्शंस देखते हैं, क्वेश्चनिंग बाय स्टूडेंट्स, छात्रों के द्वारा प्रश्न करना। सेकंड ऑप्शन है पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लास, कक्षा में बिल्कुल शांति। मैक्सिमम अटेंडेंस इन द क्लास, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। लास्ट ऑप्शन है रिमेडियल वर्क गिवन बाय द टीचर, शिक्षक के द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चनिंग बाय स्टूडेंट्स, छात्रों के द्वारा प्रश्न करना। मतलब जो अभिप्रेरित शिक्षण का साइन होगा वो सिंबल क्या है ये हम कैसे पता लगाएंगे। जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो क्या कहता है कि क्वेश्चनिंग बाय स्टूडेंट्स, ये सही है। बच्चा क्वेश्चन करता है, वह क्यूरियस है, प्रेशर में नहीं है, इसका यह मतलब होता है। और ये एक क्वेश्चंस करना सही ऑप्शन है, इसलिए राइट आंसर आया है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चनिंग बाय स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट लोअर क्लासेस प्ले वे मेथड ऑफ टीचिंग इज बेस्ड ऑन, छोटी कक्षाओं में शिक्षक द्वारा खेल खेल में सीखने की पद्धति आधारित है। ऑप्शंस देखते हैं, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, विकास व वृद्धि का मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, थ्योरी ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स, शारीरिक शिक्षा प्रोग्राम के सिद्धांतों पर, प्रिंसिपल्स ऑफ मेथड्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, विकास व वृद्धि का मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। देखिए जो खेल विधि है, शिक्षण प्ले वे मेथड है, जिसको दिया था फ्रेडरिक फ्रोवेल ने, नाम जो दिया था वो हेनरी कुक ने। तो ये जो मेथड है जिसको कैसे प्रिंसिपल पे बेस्ड है यह पूछा गया है। इसका राइट आंसर है ए, जो सामाजिक सिद्धांत है, डेवलपमेंट बच्चे का विकास कैसे होता है, ग्रोथ का साइकोलॉजिकली उस चीज़ से जुड़ा हुआ है, किस स्टेज में किस तरह से बच्चा एक्टिव हो करके खेलेगा, खेल खेल में सीखेगा। इतना छोटा बच्चा है तो उसे उस तरह से ये बनाया गया है कि फ्रोबेल के द्वारा, तो इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म क्यूरिकुलम इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन रेफर्स टू, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम शब्द का एक प्रिंट मिस्टेक है, शब्द का आशय है। ऑप्शंस है इवैल्यूएशन प्रोसेस, मूल्यांकन प्रक्रिया, टेक्स्ट मटेरियल टू बी यूज्ड इन द क्लास,
कक्षा में प्रयुक्त पाठ्य सामग्री, मेथड ऑफ टीचिंग एंड द कंटेंट टू बी टॉट, शिक्षण सामग्री और शिक्षण की विधि, ओवरऑल प्रोग्राम ऑफ द स्कूल विच स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस ऑन अ डे टू डे बेसिस। ऐसे कार्यक्रम जिनसे छात्र दिन प्रतिदिन के अनुभवों के आधार पर सीखता हो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ओवरऑल प्रोग्राम ऑफ द स्कूल विच स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस ऑन अ डे टू डे बेसिस। ऐसे कार्यक्रम जिनसे छात्र दिन प्रतिदिन के अनुभवों के आधार पर सीखता हो। देखिए, जो सिलेबस है कंटेंट से रिलेटेड हो सकता है, हो सकता है कुछ एक्टिविटीज से रिलेटेड हो, लेकिन जो क्यूरिकुलम है जो स्कूल में जाते हैं सारे एक्टिविटीज से जुड़ा हुआ होता है। मतलब खेलने से लेकर, पढ़ने से लेकर, चाहे कोई कल्चरल प्रोग्राम से लेकर हो या फिर असेंबली को लेकर, सब क्यूरिकुलम का पार्ट है। तो क्यूरिकुलम एक ब्रॉड टर्म है, सिलेबस तो सिर्फ एक पार्ट है क्यूरिकुलम का, इसलिए इसका राइट आंसर आया है ऑप्शन नंबर 4, और ओवरऑल प्रोग्राम ऑफ द स्कूल विच स्टूडेंट एक्सपीरियंस ऑन अ डे टू डे बेसिस। ऐसे कार्यक्रम जिनसे छात्र दिन प्रतिदिन के अनुभवों के आधार पर सीखता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, अकॉर्डिंग टू पियाजे एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस डज अ चाइल्ड बिगिन टू थिंक लॉजिकली अबाउट एब्स्ट्रैक्ट प्रोपोजिशंस। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में अमूर्त प्रस्तावना पर बच्चे तर्कात्मक रूप से सोचने लगते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है ऐसा। पियाजे पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। उन्होंने इसके ऑप्शंस दिए हैं। सेंसरी मोटर स्टेज, जो बच्चों के बौद्धिक विकास के जो 4 स्टेजेस है पियाजे के, वो यहाँ पे दिए गए हैं। सेंसरी मोटर स्टेज जो बर्थ से लेकर 2 वर्ष के बीच में रहती है। संवेदी पेशीय मोटर अवस्था जिसे बोलते हैं। सेकंड है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष के बीच में होती है, पूर्व परिचालन अवस्था बोलते हैं उसे। थर्ड ऑप्शन है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष के बीच में रहती है, मूर्त परिचालन अवस्था बोलते हैं उसे। लास्ट ऑप्शन है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 11 वर्ष से लेकर चलती रहती है, औपचारिक परिचालन अवस्था बोलते हैं उसे। तो पियाजे के हिसाब से बच्चा कौन से स्टेज में एब्स्ट्रैक्ट प्रोपोजिशन, जो अमूर्त चीज़ों के बारे में सोचना शुरू करता है, तर्क कब लगाएगा, ऐसी जो स्टेज है वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक परिचालन अवस्था, जो 11 वर्ष से अधिक होने पर होती है। इसलिए इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक परिचालन अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टीचर शुड मेक एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द potentialities of his students. Which of the following field is related to this objective? एक शिक्षक को अपने छात्र में संभावनाओं की समझ को जानने का एक प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस विषय से संबंधित है? ऑप्शंस देखें। मीडिया साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, सोशल फिलोसॉफी। मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा समाजशास्त्र, सामाजिक दर्शन। इसका आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, एजुकेशनल साइकोलॉजी, शैक्षिक शिक्षा मनोविज्ञान। मतलब एजुकेशनल साइकोलॉजी के फादर है थॉर्नडाइक को फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी ऐसे कहा जाता है। इन्होंने लर्निंग के लॉस दिए हैं कि बच्चा किस तरह से सोचेगा, किस तरह से सीखेगा, यह चीज़ें एक बेहतर टीचर होने में हेल्प करता है। कृतिका, हु डज नॉट टॉक मच एट होम, टॉक्स अ लॉट एट स्कूल, इट शोज दैट। कृतिका जो अपने घर पर अधिक बात नहीं करती है, वह स्कूल में काफ़ी बातें करती है, यह दर्शाता है कि। ऑप्शंस देखिए। शी डज़ नॉट लाइक हर होम एट ऑल, वह अपने घर को पसंद नहीं करती है।
हर थॉट्स गेट एक्नॉलेज्ड एट स्कूल, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। द स्कूल प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज़ टू चिल्ड्रन टू टॉक अ लॉट, स्कूल द्वारा बच्चों को स्कूल में अधिक बोलने का अवसर उपलब्ध कराया जाता है। टीचर्स डिमांड दैट चिल्ड्रन शुड टॉक अ लॉट एट स्कूल, शिक्षकों की मांग होगी कि बच्चों को स्कूल में अधिक बात करना चाहिए। देखिए इसका सही आंसर होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। हर थॉट्स गेट एक्नॉलेज एट स्कूल, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। देखिए जो बच्चे होते हैं वो अक्सर ज़्यादा बातें करते रहते हैं, इसलिए घर पर उन्हें डांट मिलती होगी, उनके बातों को कोई सुनता नहीं है। लेकिन जब वो स्कूल जाते हैं, अपने क्लास में अपने एज के बच्चों के साथ घुल मिल जाते हैं, उनकी बातों को वहाँ सुना जाता है, उनकी बातों को वहाँ एक्नॉलेज किया जाता है, इसलिए वो हो सकता है वो स्कूल में बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इज अ स्टेटमेंट एट्रीब्यूटेड टू, विश्व के बारे में बच्चे सक्रिय रूप अपनी समझ को तैयार करते हैं। उपरोक्त कथन किसके द्वारा कहा गया है? कोहलबर्ग, स्किनर, पियाजे, पावलोव। ये कहा गया है पियाजे द्वारा, पियाजे ने कहा है ये, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड ये लास्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस डू चिल्ड्रन बिकम एक्टिव मेंबर्स ऑफ देयर पीयर ग्रुप, निम्नलिखित में से किस से अवस्था में बच्चे अपने साथियों के समूह में सक्रिय सदस्य होते हैं? ऑप्शंस, फर्स्ट वन इज अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था, सेकंड चाइल्डहुड, बाल्यावस्था, थर्ड वन इज एडोलसेंस, युवावस्था, एंड लास्ट वन इज अडल्टहुड मीन्स प्रौढ़ावस्था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 एडोलसेंस, युवावस्था। जो बच्चे हैं वो अपने साथियों के समूह में युवावस्था में सक्रिय होते हैं, सक्रिय सदस्य होते हैं, एक्टिव होते हैं। इस तरह से हमने जो सीटेट का 2011 का क्वेश्चन पेपर था, उसके जो CDP के यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी के 30 क्वेश्चंस थे, उनका अच्छे से हमने एनालिसिस किया है। आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड ये जो वीडियो था वो हमारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर है जिसे हम एनालिसिस करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं, उस सीरीज़ का यह पहला वीडियो था, फर्स्ट वीडियो था। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर दीजिए, ताकि जो नए वीडियोस आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक आती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे अपडेट विथ स्वप्न साकार एकेडमी एंड थैंक यू।